हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ये 10th मॉड्यूल फॉर क्लैट 2021 एंड दिस इज आवर third module on reading comprehension. In the first module we talked about the certain concepts of RC. In the second module we talked about logic. I'm sure आपने ध्यान से देखा होगा उस लॉजिक वाले वीडियो को, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि लॉजिक क्या होता है, किस तरीके से डबल से नेगेटिव सेंटेंस यूज करे जाते हैं और किस तरीके से वी हैव टू अराइव एट लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट्स। ये सुनो, आज हम बात करने वाले हैं मेन आइडिया ऑफ आरसी। दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है दैट क्लैट जैसी परीक्षा इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड स्पीड इज नॉट कनेक्टेड विद द स्पीड ऑफ रीडिंग ओनली, बट इट इज स्पीड ऑफ थिंकिंग। एंड व्हेन आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, okay, this analysis step by step will help you to develop your thinking speed. Yes or no? अगर आपको आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ानी है तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियोस विल हेल्प यू to reach to the top level of your, you can say, capacity. Yes, because it will improve your capacity, it will help you to go to the higher level. Okay, so that's what we are trying to learn from this modules. I'm sure you are ready for this module. So दोस्तों, हमने अभी तक देखा है, इंट्रोडक्शन देखा था जहां पे हमने एक्टिव और पैसिव रीडिंग के बारे में बात करी थी, आरसी क्या होता है, कैसे होता है, हमने अलग अलग लेवल ऑफ मीनिंग के बारे में बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस, फिक्शन और नॉन फिक्शन के अप्रोचेस क्या होंगे। एंड द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट लॉजिक एंड रीजनिंग एप्लीकेबल इनटू आरसी। ये सुनो, ये हमने देखा था। आज हम सीखने वाले हैं this particular part, that is identifying central idea. In the next few classes we will be learning about making summaries, identifying tone of the passages, how to apply various literary devices. This is what we are going to learn in the next few sessions. आज हमारा फोकस है central idea के ऊपर। दोस्तों, it is for sure that you are going to get at least 20 to 25 questions on the main idea. Whether it is लॉजिकल रीजनिंग के साथ कहीं कनेक्टेड होगा, ये सुनो, या आरसी में कनेक्ट होगा, आरसी के हर पैसेज में सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन तो होगा, तो 6 पैसेजेस वही हो गए, करीबन 8 पैसेजेस हो गए आपके सेंट्रल आइडिया के लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। एंड देन देयर मे बी around 5 or 6 questions available to you in a legal reasoning. So in a way you are going to get around 15 to 20 questions on central idea, main idea, key point, ठीक है, what is the primary purpose of the paragraph, उस तरीके से questions आएंगे। Yes or no? तो दोस्तों, प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एपिटमी है कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आप, ठीक है, अगर आप पूरी आइडिया को अच्छे से समझ पाए हो तो आप उस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे जो पॉइंट बोलता है कि मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, प्राइमरी पर्पस है। सो दोस्तों, वो उन बच्चों के लिए है जिनका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर दे पाएंगे। आप उन बच्चों में पहुंचना चाहते हैं, आप उन बच्चों में टॉप 1000 रैंक में पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान से इस सेशन को देखिए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। सो दोस्तों, ये जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, ठीक है, वो बहुत मजेदार सी चीज है। कभी कभार ऑथर एक्सप्लिसिटली पैराग्राफ में एक सेंटेंस बना के डाल देता है, कभी कभार हमें हमारा इवेल्युएटिव पावर अप्लाई करना है, उन्होंने जो डेटा दिया होगा हमें उसमें से कुछ इवेल्युएट करना होगा, इवेल्युएट करके वी कैन रीच टू द मेन पॉइंट। दोस्तों, साथ में एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया दिया होगा वो ऑप्शन में उसको पैराफ्रेज करके दिया होगा। ये सुनो, सो दैट मींस सबसे पहला कैपेबिलिटी मुझे ये समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है, वहां से मुझे मेन आइडिया जिस्ट निकालना है, ठीक है। पोजीशन टू पैराफ्रेज इट, I should be in a position to rephrase it, I should be in a position to paraphrase the entire idea and come down to an answer. Yes or no? This is what the capability needed. So to master at this, what do you need? You need an active reading. What do you mean by active reading? Active reading is while you are reading it, you should be in a position to comprehend, you should be in a position to connect lot of things, you should be in a position to know how the thought flow is working, ठीक है, and more importantly, you should be in a position to predict what will come next. Yes or no? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हम आज इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सेंट्रल आइडिया।
दोस्तों सेंट्रल आइडिया निकालने के अलग अलग प्रकार होंगे, अलग अलग। अगर मैं बात करूं कि जब आप कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ यू शुड बी इन अ पोजिशन टू रिमूव द unnecessary things. Yes or no? Your focus has to be there on the main point what the author is trying to tell you. So that means you should be in a position to eliminate and remove supporting ideas, I can say supporting analogies, some examples, वो सब हटाकर, clutter हटाकर main मुद्दे पे focus होना चाहिए. Yes or no? This is the first thing you should be in a position to know. You should be also in a position to understand the difference between the main idea and the author is giving certain of his opinion, certain personal opinion. कहीं पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बोलने की बात करी, कहीं कुछ एडिशनल, कुछ अननेसेसरी काम की बात करी, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू नो दैट वो चीजें काम की नहीं है. दैट इज हाउ यू विल रीच टू द सेंट्रल आइडिया. हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे. मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा कि आपको लास्ट ईयर 6 पैसेजेस आए थे और इतने वर्ड्स आपको पूछे गए थे. द गेम इज नॉट अबाउट रीडिंग स्पीड, द गेम इज अबाउट थिंकिंग स्पीड. अगर आप थिंकिंग डेवलप करोगे, काम तेजी से बढ़ेगा. यस और नो? सो आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फॉर यू. जैसे लास्ट टाइम भी मैंने लॉजिक के लॉजिकल इक्विवेलेंस क्वेश्चंस आपको बताए थे. मैंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके बताए थे. व्हेन आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल सजेस्ट वॉच दैट वीडियो, वॉच दैट पार्ट वेरी कंफर्टेबली. शांति से देखिए, समझिए और एग्रेसिवली उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग, हाउ डू आई इंटरप्रेट, व्हाट थिंकिंग इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का जो मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, तीसरा सेशन था लॉजिकल रीजनिंग का, वहां पे मैंने एक पैराग्राफ आपके सामने सॉल्व किया था. व्हाइल आई एम रीडिंग, what are the various things I'm looking at. कम समय में बड़ा बेनिफिट तभी आएगा कि जब आप सही जगह पे फोकस करेंगे. ठीक है, सो दोस्तों उस जगह पे फोकस करिए जहां पे मैं पढ़ते पढ़ते क्या समझता हूं. Can you develop that capability? If yes, you are going to get into the top rank. If you are not, you are not. चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, हमने बात करी थी वोकैब, ग्रामर और लॉजिक का ये इंटीग्रेटेड एरिया बनता है. ठीक है, एंड द पीपल who are able to reach to this integrated region, which is a region of logic, vocab and grammar. ठीक है, इन तीन का एक संगम. ठीक है, और ये संगम हमें एक अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा. सो ध्यान रखिएगा, vocab, grammar और लॉजिक. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपके सामने पहला पैराग्राफ और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, which of the following can best be described as a game. Okay, so what I am training you, what I am helping you is, can you paraphrase here. यहाँ पे उन्होंने जो भी बातें करी है उसमें से आप चीजों को पैराफ्रेज करके ऑप्शन में जिस तरीके से दिया है, आप ऐसा कुछ करने के काबिल हो पा रहे कि नहीं. सो दोस्तों, whenever you are solving this question, I will strongly suggest that put a pause on this video right now. ठीक है, watch this, solve this. ठीक है, सॉरी, नॉट वॉच बट सॉल्व दिस. ठीक है, व्हाट इज योर आंसर, बी रेडी विथ इट एंड देन यू अलाउ दिस वीडियो टू प्रोग्रेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने सही समझा कि नहीं. देखते हैं. द थियोरी ऑफ गेम्स इज सजेस्टेड टू सम एक्सटेंट बाय पार्लर गेम्स सच एज चेस एंड ब्रिज. थियोरी ऑफ गेम्स इज लाइक अ चेस एंड अ ब्रिज. इतना बोला इन्होंने. फ्रीडमैन illustrates two distinct features of these games. First, in the parlor games like chess or bridge, it is played for money. If one wins, the other loses. Okay, so one is the first characteristics. Number two, these games are games involving strategy. Okay, what is the meaning of involving strategy? In the games of chess, while choosing your move, what action you are going to take, the player tries to guess how his or her opponent will react to the various actions he or she might take. In contrast, the card pastime, the patience or the solitaire is played only against a chance. When you are playing a game of card, it is only a game of card. It is not a game of strategy. You don't know what will be the action of other guy. What you get in front of you, that is what you are going to get. I hope it is very clear. So the question is, how do you describe what is a game? Okay, so our ability
to identify these two parameters. One gains, other loses, and the second is dependent on the, you can say, your enemies or your opponent's move. Your action will be affecting that person's move. His actions are going to affect you. So whatever action you are going to take, you will see if you take this action, he will take this action, and what are the other consequences. Okay, the first one. The team of Tenzing Norgay and Edmund Hillary climbing Mount Everest for the first time in the human history. If they are climbing Mount Everest, is there any opponent? Is there anything like someone is winning, someone is losing? Nothing of that sort. A national level essay writing competition. So there is a possibility that someone who will be winner will win everything. But when you are writing essay on your own, when you are appearing for clarity on your own, okay, then you are not thinking about what are the, you can say, consequences of the other people. You will only think about your own efforts. So this is also not the answer. A decisive war between armed forces of India and Pakistan over Kashmir. This is a decisive war. What do you mean by decisive war? There is a clear decision that who will win and who will lose. Okay, when there is a winning and losing is involved, that's the first characteristic, number one. Number two, it's a war. So whatever action you are going to take, the opponent will definitely take some actions. Yes or no? So you have to be ready for their consequences. This may be a possible answer. Oil Exporters Union deciding on world oil prices, completely disregarding the countries. So they are not bothered about what the other countries will do, which have at the most minimal of oil production. So what their opponent will do, okay, they are not bothered about it. They are only bothered about their own actions. So this is also not the right answer. Answer would be third. I hope this paraphrasing is helping you. Yes or no? You should be in a position to learn that thinking process of paraphrasing. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, अगले क्वेश्चन पैराग्राफ और पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर दो क्वेश्चंस है. Each of the two questions indicate which of the statements given with that particular question is consistent with the description of unseasonable man in the passage below. In the law, we have unreasonable man. This is unseasonable man. There is a difference. What is the difference? Let's read it. Okay, unseasonable man unseasonableness is a tendency to do socially permissible things at a wrong time. जब तक ये लाइन समझ में नहीं आए तब तक अगली लाइन पे जंप नहीं करने का. What is the meaning? Unseasonableness is a tendency by a man who is doing socially permissible thing but at a wrong time. गलत समय पे सोशली परमिसिबल थिंक करना. ओके, गलत समय पे सोशली परमिसिबल थिंक करना. मैं दो बार बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया रुको, लाइन पढ़ो, समझो, उसके बाद ही आगे जंप करना. जब तक ये बात समझ नहीं आई तब तक आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है. द अनसीजनेबल मैन इज अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु कम्स टू कन्फाइड इन यू व्हेन यू आर बिजी. सो ही विल कम टू यू फॉर योर हेल्प, फॉर योर सपोर्ट व्हेन यू आर वेरी बिजी. Which means it's a wrong time. When you are busy, you cannot help someone. Yes or no? So that's a wrong time. He serenades his beloved when she is ill. Okay, so he expects his beloved person, you can say, to in turn give him some support. When that person is ill, how will you expect that person to do that? He asks man who has just lost money by paying a bill for a friend to pay a bill for him. So you are asking one of your, you can say, person, ठीक है, कि जिस बंदे ने अपने पैसे गंवा दिए अपने दोस्त के लिए पैसा खर्च करके, अब आप बोलते हो, ठीक है, he invites a friend to go to a ride just after a friend has finished a long car trip. जब लंबी कार की ट्रिप उसने खत्म करी, फिर आप बोलते हो कि चल मेरे साथ अब लंबी राइड पे. अब वो थक गया है, थका है, थकने के बाद आप बोलते हो कि चला जा मेरे साथ. गलत बात है. He is eager to offer services which are not wanted but which cannot be politely refused. He is very eager to help people कि चलो मैं आपको मदद करता हूं. सामने वाला रिफ्यूज नहीं कर सकता है, पर वो गलत समय पे ऐसी सर्विसेज देने की कोशिश करता है जब उसको उसकी जरूरत नहीं है. If he is present at an arbitration, अगर वो arbitration पे बैठा होगा, he stirs up dissension between the two parties who were really anxious to agree. दोनों जब अग्री करने के लिए तैयार है तब उनको झगड़ा करने के लिए उकसाता है. सच इज द अनसीजनेबल मैन. ऐसा अनसीजनेबल मैन होता है. तो दोस्तों, अनसीजनेबल मैन कैसा होगा, ठीक है,
गलत समय पे वो काम करेगा. He entertain women नहीं. He will be a successful arbitrator when dissenting parties are anxious to agree. So when they are anxious to agree, he is giving them a very successful method. No, he is an unsustainable man. He is not giving any success to them. This is not right. He tends to be helpful when solicited. जब लोग उससे मदद मांगते हैं तब उनको वो मदद करता है. So this is also not right. जब उनसे मदद मांगी तब वो मदद कर पाया. So that is not an unsustainable man. Unsustainable man is a person who is telling a long story to people who have heard it many times before. बहुत बार बोल चुके हैं, ये सुनो, बहुत बार सुन चुकी, वही कहानी वो वापस सुनाता है. So this is a perfect thing. लोग बहुत बार सुन चुके हैं और वही बोरियत उनको देने की कोशिश करता तो गलत हो जाएगा. Unsustainable man tends to do what? Unsustainable man tends to bring higher bidder to a deal. Is that a wrong time? Yes. उस बंदे ने ऑलरेडी डील क्रैक कर चुका है, खत्म कर चुका है. अब उसके सामने हायर बिडर लेकर आना, ठीक है, गलत समय पे गलत चीज लेकर आना जिसके बारे में सामने वाला बंदा कोई तरीके से उसको नेगेट नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता है ना. कौन रिफ्यूज करेगा हायर बिडर को? पर मनी मन दुख होगा कि यार मैं ऑलरेडी डील बना चुका हूं. ये सुनो, डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अदर. वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज थोड़ी करेगा. सिंग द प्रेजेस ऑफ द ब्राइड व्हेन ही गोज टू अ वेडिंग. ठीक है, ब्राइड की प्रशंसा करेगा जब वो आदमी एक से शादी के लिए जाएगा. ये तो पॉजिटिव बात है, तो ये तो आंसर होगा नहीं. ठीक है, स्लीप लेट, राइज अर्ली, ये भी कोई मतलब नहीं है. तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट. आई एम श्योर यू आर एबल टू गेट द आइडिया ऑफ द, यू कैन से द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस. यस और नो, ये जो बेसिक बेबी स्टेप तो हमें मदद मिलेगी कि मेन आइडिया कैसे निकाला जाएगा. वी हैव टेकन बेबी स्टेप सो फार. With this baby steps, we will be in a position to know how to progress further. So what I'm doing is I'm helping you to develop your thinking capability. Okay, so when you are able to develop your thinking capability, you will be master of your world. Okay, I'm sure this will be very easy for you. Okay, चलिए देखते हैं एक और पैराग्राफ. The current trend indicates that the food and vegetable inflations continue to be pain points. ओके दोस्तों, मैं आपको आरसी में थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो वो समझने के लिए whenever you are reading, what are the kind of thought process which are coming to you, when to stop, what to read, what not to read, is what the game here is. The current trend indicates inflation continue to be pain points. ठीक है, तो करंट ट्रेंड क्या इंडिकेट करता है? फूड और वेजिटेबल इन्फ्लेशन आर द पेन पॉइंट्स. फूड इन्फ्लेशन विच इज बेसिकली फूड एंड वेजिटेबल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो फूड इन्फ्लेशन रोज फ्रॉम 7.79% टू 7.47 to 7.79. Vegetable inflation rose from 10.85 to 14.75. दोनों बढ़े. Yes or no? In the weeks ahead, the volatile food inflation will determine the course of overall inflation. Yes or no? Volatile food inflation मतलब ये दो डेटा से, ये प्रीमाइस से हमें बताया that there is volatile food inflation and this volatile food inflation will determine course of overall inflation. So I'm sure you understand that overall inflation will be made up of few points. One of them, this inflation will determine what is the trend of overall inflation. Now, does that mean that food inflation is having a bigger pie in the overall inflation? Not necessarily. जरूरी नहीं है. Logically ये बात derive नहीं कर सकते. Yes or no? Logically हम ये बात पे थोड़ी आ सकते हैं कि food inflation will be a main factor, will be having a larger percentage in the overall inflation. ये जरूरी नहीं है. Yes or no? इसका मतलब ये है कि फूड इन्फ्लेशन और वेजिटेबल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ते हैं. ठीक है, और ये बाकी जो दो फैक्टर है वो इतने तेजी से नहीं बढ़ते, विच मीन्स ये तेजी से बढ़ता है जिसकी वजह से वो ओवरऑल इन्फ्लेशन उसका बढ़ा है. समझ में आया सबको? वेरी गुड. फॉर द आरबीआई टू, अब ध्यान रखिएगा, फॉर द आरबीआई टू द ट्रेंड इज अ कंसर्न. भैया किसके लिए कंसर्न था? नॉर्थ के लिए था, तो आरबीआई के लिए भी ये कंसर्न है. सिंस
the other current agreement, since under the current agreement with the government, if the inflation exceeds 11%, it will have to explain to the government why it could not be contained. So RBI has some kind of agreement with the government, जहां पे आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो. अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाया उसे पूछा जाएगा. तो यहाँ पे आरबीआई है ना से पूछा जाएगा, ठीक है, कि करंट अग्रीमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि इफ द इन्फ्लेशन एक्सीड्स 11%, इट विल हैव टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट व्हाई इट कुड नॉट बी कंटेन. ठीक है, विच मीन्स गवर्नमेंट ने ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम किसको दिया है? आरबीआई को दिया है. आरबीआई क्या करेगा? ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम करेगा. अगर नहीं किया तो उसको यस और नो. बात समझ में आई? यस और नो. डज दैट मीन कि अगर आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो आरबीआई की इनएफिशिएंसी दिखेगी? यस और नो. दोस्तों ये जरूरी नहीं है आरबीआई की इनएफिशिएंसी है या नहीं, ठीक है, वहां तक बात पहुंची नहीं है. अभी तो इतना ही बोला है कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं तक बात बोली है, उससे आगे कुछ बोला नहीं है. विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट इंडिकेट्स द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन द पैसेज. ये लॉजिकली कैसे डेवलप हुआ है वो क्वेश्चन आपसे पूछा है. ठीक है दोस्तों, मेन आइडिया के लिए आपको ये लॉजिकल डेवलपमेंट वाला विचार आपके मन में आना चाहिए. यस और नो. दोस्तों ये बोलना बहुत इजी है कि सेंट्रल आइडिया ढूंढिए, पर ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि आप ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप उनको कैसे लॉजिकली कनेक्ट करेंगे. Yes or no? Once you are able to solve such kind of questions, it is easy to get questions. Yes or no? I'm sure you are able to understand this. Great. Which of the following option best indicates logical development of the thought process of the passage? ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस है हमें पता नहीं चला. हमें यह पता चला कि पहले पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया? फूड इन्फ्लेशन का वॉलेटिलिटी ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होगा. और आरबीआई का काम था इसको कंट्रोल करना. ठीक है, और आरबीआई को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है, और अगर ये कभी आगे पीछे हुआ तो उसको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट. बस उतना हमें समझ में आया. ठीक है, पक्का. हमने ये नहीं समझा कि आरबीआई क्या मतलब अगर उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कंसिक्वेंसेस लेगी. वो सिर्फ उतना बोला है कि उसको एक्सप्लेन करना है. दैट्स इट. गवर्नमेंट क्या कंसिक्वेंसेस लेगी ये नहीं पता है. चलिए देखते हैं पहला पॉइंट. द कॉज एंड द सेकेंड इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट. पहला कॉज है और ये इफेक्ट है ना जी. इफेक्ट नहीं है, पहला कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करी गई है. द फर्स्ट पैराग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, सेकंड हाइलाइट्स द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी एप्लीकेशन कहां पर है. फर्स्ट पैराग्राफ इज एन असर्शन, सेकंड प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ दैट असर्शन. इज दैट एन इलस्ट्रेशन हियर कि मतलब फूड इन्फ्लेशन का फ्लक्चुएशन ज्यादा है और फूड इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, उस बात का इलस्ट्रेशन यहां पे दिया है क्या? नहीं. इलस्ट्रेशन इज एन एग्जांपल, उसका कोई एग्जांपल यहां पे दिया है क्या? नहीं. तो ये आंसर नहीं होगा. द फर्स्ट पैराग्राफ हाइलाइट्स द इन्फ्लेशन कंडीशंस. सही बात है. सेकेंड हिंट्स एट आरबीआईज इनएफिशिएंसी इन द मैनेजिंग द सिचुएशन. पहला इन्फ्लेशन कंडीशन, आरबीआई की इनएफिशिएंसी के बारे में बात करता है. आरबीआई की इनएफिशिएंसी के बारे में नहीं बोला. आरबीआई का गवर्नमेंट के साथ क्या टाई अप है, उसको क्या करना चाहिए, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब पूछा गया है. सो ये आंसर नहीं होगा. बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे बच्चे यही मार्क करते. द फर्स्ट पैराग्राफ हाइलाइट्स द पेन पॉइंट्स एंड द सेकंड कंटेन्स अ रेमेडी फॉर देम. फूड इन्फ्लेशन की रेमेडी दी? नहीं, फूड इन्फ्लेशन की कोई रेमेडी नहीं दी. फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो कंसिक्वेंसेस हो गए उसमें आरबीआई क्या काम करेगा. दैट मींस एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है. आंसर वुड बी सेकंड. क्लियर है? वेरी गुड. लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन्फरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरेंस? Inference is a sort of conclusion. Yes or no? Inference is a sort of conclusion which is given from the paragraph which is unstated. Unstated conclusion is that food inflation is a large component of overall inflation. अब आप समझ सकते हैं that food inflation is impacting
मतलब ये छोटा सा पार्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन को बड़ा इंपैक्ट करता है, ठीक है। डज दैट मीन इट्स अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन? नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से इफ आई टेल यू दैट इन योर क्लैट 2021 द पीपल who are going to get into top 1000 rank are the people who might have got very good score in mathematics section, quantitative technique section, क्योंकि वहां से से वो 7 या 8 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होगा। Does that mean math section is the most, you can say, having a largest component in or having largest amount of questions in the overall exam? ना जी, ऐसा नहीं बोल सकते। So this is not right, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं मैं एनालॉजी कैसे क्रिएट करता हूं मन में, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कार्ड करना है, इस आंसर को मुझे डिस्कार्ड करना है, मेरे मन में एनालॉजी कैसे डेवलप हुई, ये सब थिंकिंग एबिलिटी, ये समझ में आया। थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करना इज द गेम, वहां से स्पीड बनेगी। आरबीआई हैज डिफरेंट मीन्स अवेलेबल टू कंट्रोल ओवरऑल इन्फ्लेशन। आरबीआई के पास अलग अलग मेथड होगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तभी तो गवर्नमेंट के उसके साथ अग्रीमेंट किया होगा कि भाई ये तेरा काम है, तू देख, तुम्हारे पास मेथड है ना, तू देख, पॉसिबल है। ओवरऑल इन्फ्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। सप्लाई साइड में जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है। नाउ वी डोंट नो व्हाट आर द वेरियस अदर फैक्टर फॉर ओवरऑल इन्फ्लेशन, वी ओनली न्यू one factor which is food inflation. So this is also not right. None of the above नहीं होगा। Second is most appropriate answer. I hope this is very clear to you. Great. चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, स्टाइल को समझने के लिए, ठीक है। ऑथर की स्टाइल से ये कि हम मेन आइडिया पे पहुंच पाएंगे। हमारी थिंकिंग एबिलिटी का एक और पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर रहे हैं विच इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ पैसेज। देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले आपके सामने एनालिटिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव, इंफॉर्मेटिव, एक्सपोजिटरी, ये सब वर्ड के मतलब तो समझ आने चाहिए। अगर ये वर्ड के मतलब ही समझ नहीं आए, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एनालिटिकल, ठीक है, का मतलब क्या होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वहां पे कोई भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए उसके कुछ पैरामीटर आइडेंटिफाई करे जाएंगे कि भैया ये पैरामीटर के द्वारा अगर कोई चीज अप्रूव हो गई तो वो सही है, और वो पैरामीटर को इवेल्युएट किया गया बाय गिविंग वेरियस रीजंस। रीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनालिटिकल फैक्टर, मतलब विच मीन्स यू गिव फैक्टर्स, ठीक है, यू गिव फैक्टर्स, यू गिव रीजंस टू दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आर्ग्यूमेंटेटिव विल बी मोर अबाउट परसुएडिंग समवन, ओके, और यू कैन से रिफ्यूटिंग समवन्स आइडिया। सो आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता, ऑथर इज इवेल्युएटिंग एवरीथिंग, ठीक है, एंड देन ही आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड ही परसुएड हिज रीडर्स टू फॉलो दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव, ओके। सो दिस इज मोर ऑफ परसुएडिंग इन नेचर। इंफॉर्मेटिव is very different than analytical. Analytical में लॉजिकल कनेक्शन होगा, इंफॉर्मेटिव में लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। मोस्टली क्या होता है उससे कंसिक्वेंसेस क्या है, क्या होता है उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, बस उतना ही बोला। एनालिटिकल में उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर भी जाकर के कारण और क्या क्या हो सकते हैं और क्यों ऐसा होता है। एक्सपोजिटरी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्लेन करना कि क्यों कोरोना की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, क्यों डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से दिक्कत होने वाली है, ठीक है, वो एक्सपोजिटरी में आएगा। क्यों वाला आंसर हमारे जो करंट अफेयर के वीडियोस है जो आप देखते हो, ठीक है, और जिसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि उसी में से सब कुछ आएगा। ये सुनो, करंट अफेयर के जितने भी वीडियोस हम आपको देंगे प्लीज उसको फॉलो करना। मेरी गारंटी है कि आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, पक्का है। चलिए ग्रेट, देखते हैं पहला पैराग्राफ आपके सामने। इंडियंस लिविंग अब्रॉड सेंड डॉलर्स इनटू इंडिया इन 2 ways। मेथड बताइए कि लोग डॉलर कैसे भेजते हैं। पहला एनआरआई डिपॉजिट के द्वारा, थ्रू प्राइवेट ट्रांसफर, एक एनआरआई डिपॉजिट एंड मोर इंपॉर्टेंटली थ्रू प्राइवेट ट्रांसफर। 2 मेथड हो गई, एनआरआई और प्राइवेट ट्रांसफर। इंपॉर्टेंटली बोल दिया ऑथर ने, यहां पे फोकस कर दिया कि प्राइवेट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट ट्रांसफर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिमिटेंसेस व्हिच शो अप ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होगा आपको, उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट में दिखता है, कैपिटल अकाउंट लंबे समय का, करंट अकाउंट इसी साल का,
ठीक है, मतलब कोई पैसा आया जो लंबे समय के लिए आया, लोन आई जो लंबे समय के लिए आई, दैट इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब इसी साल की किसी की इनकम है, ठीक है, उसने रिमिट कर दी घर पे, दैट इज कॉल्ड यू कैन से करंट अकाउंट। ओके, ठीक है, मतलब करंट अकाउंट का नॉलेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट का नॉलेज अगर आप बोलोगे, है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, ठीक है, आर्ग्यू करते हैं कि सर पैराग्राफ में जो दिया है उतना ही देखेंगे, आजू बाजू का नॉलेज नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो तो समझ में आना चाहिए ना। एग्जामिनर चाहता है कि आपको पता हो व्हाट इज करंट अकाउंट एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलिए ग्रेट। सो प्राइवेट ट्रांसफर्स हैव विटनेस्ड a steady increase over the year, almost match the net capital inflow on the account of portfolio investments like FII, FDI, debt and other flows taken together, which means private remittances are going as good as the capital inflow. कैपिटल इनफ्लो के तरीके क्या है? FDI, FII, ये सुनो, डेट, ये अलग अलग प्रकार है। उसके द्वारा जितना पैसा देश में आया उतना ही पैसा प्राइवेट रेमिटेंस से आया। प्राइवेट ट्रांसफर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ मनी सेंट बाय इंडियन वर्कर्स टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। ये यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया। व्हाट इज अ प्राइवेट ट्रांसफर? जो इंडियंस फॉरेन में रहते हैं उन्होंने अपने घर वालों को पैसे भेजे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट transfer. This private transfer is now as good as you can say debt. ये taken together is equal to ये, मतलब ये बड़ा बन गया है, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। Yes, even in the past, the contribution of Indian diaspora. What do you mean by Indian diaspora? The Indians living abroad. Yes or no? The contribution by them to dollars flowing into India has been large. Past में भी ऐसा था, अभी तो ये इक्वल हो गया है। जितना पैसा FDI, FPI, डेट के द्वारा लेते उतना ही पैसा इनके द्वारा आता है, तो अब तो बड़ा बन गया। पास में भी ऐसा होता था। While NRI deposits have been much smaller, दो तरीके से पैसे आते हैं इंडिया में डॉलर वाले। NRI डिपोजिट जो पहले बोला था वो, और दूसरा प्राइवेट ट्रांसफर। NRI डिपोजिट्स आर स्मॉलर, नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स हैव बीन ह्यूज इन कंपैरिजन, दैट्स ह्यूज। ठीक है, with Indians abroad sent to their family back home is a large compared to the net capital flow that foreigners bring in, which have been the focus of Indian debates on the convertibility and monetary। लोग कहाँ पे फोकस करते थे? कन्वर्टिबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी पे जब फोकस करते थे कि भैया जो बाहर से पैसा आ रहा है उसमें ज्यादातर लोग फोकस करते थे जो फॉरेनर कैपिटल इनफ्लो देते हैं उसके अंदर। ठीक है, पर भैया ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? प्राइवेट रेमिटेंस से। सो विच मींस कन्वर्टिबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी के मुद्दों के अंदर, कन्वर्टिबिलिटी किस चीज की? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है दोस्तों। मतलब अगर मानो अगर आपने लेट्स से $100 की लोन ली, कब ली? 2010 में। ठीक है दोस्तों, कैपिटल इनफ्लो के अंदर आपने 2010 में एक से $100 की लोन ली, और जब आप उसको 2030 में पेमेंट करने जा रहे हो तब $1 इज इक्वल टू लेट अस से 50 रुपीज हुआ करता था। बाय 2030 $1 विल बिकम पॉसिबली 200 रुपीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100 इंडियन रुपीज हैज इंक्रीज्ड इन अ ड्रामेटिकली बिग वे, विच इज नोन एज कन्वर्टिबिलिटी। ओके, विच इज नोन एज कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे इन्होंने हमने सब कुछ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर। देयर इज नो परस्यूएशन सेइंग दैट कि कन्वर्टिबिलिटी मत करो, प्राइवेट ट्रांसफर मत लाओ या यही लाओ, ऐसा कोई परस्यूएट किया नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल एनालाइज करके हमें कुछ बताया नहीं है। एक्सपोजिटरी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करी है। सो दिस इज नोन एज इंफॉर्मेटिव। यस और नो? आंसर क्या हो गया? इंफॉर्मेटिव। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर? अब हमारा पहला सवाल चालू हुआ जिसके बारे में पूरा यू कैन से ये सेशन था। जो सेशन पूरा था उसके अंदर हमें तो यही देखना था, प्राइमरी पर्पस। चलो देखते हैं। टू सजेस्ट that the focus of monetary policy should shift the flow that foreigners bring into the capital flow that Indian diaspora brings into India। तो ये फोकस होना चाहिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का कि कैपिटल फ्लो से ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए ये प्राइवेट ट्रांसफर के ऊपर। ये प्राइमरी पर्पस है क्या? और द हाईलाइट कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस इन डॉलर फ्लो इनटू इंडिया। दोस्तों दोनों बातें सेम है। आप देखेंगे कि इन्होंने बोला, हमें सजेशन दे दिया कि भाई हमारा फोकस
मॉनेटरी पॉलिसी का कहां पे होना चाहिए, कैपिटल इनफ्लो की जगह पर हमारा प्राइवेट रेमिटेंस पे होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। दोस्तों ये कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन, ये नहीं है, इससे बेटर, क्योंकि पूरा पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव था, स्टाइल ऑफ पैसेज से आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी ऑथर ने अपना ओपिनियन नहीं दिया, ऑथर ने ये नहीं बोला कि यहां पे फोकस करो, यहां पे मत करो, इसने ये बोला कि दुनिया में चल क्या रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करो, के सामने टू बेटर है। ठीक है, 3 देखते हैं। टू हाईलाइट दैट प्राइवेट रेमिटेंस by Indian abroad are accounted under current account while the other capital flows are accounted under capital। ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा डिस्टिंग्वाइज थोड़ी करने की बात करी कि भाई प्राइवेट रेमिटेंस आए वो करंट में और बाकी कैपिटल में, वो तो उसने बातों बातों में बोल दिया। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैपिटल इनफ्लोज इन इंडिया, कैपिटल इनफ्लो के बारे में बात हुई या करंट इनफ्लो के बारे में भी बात हुई, करंट के बारे में भी बात हुई ना, नॉट जस्ट कैपिटल। यस और नो, तो आंसर क्या होगा, सेकंड। यू मे आस्क सर ये पता कैसे चला, ये देखिए ना, इन्होंने क्लियर बोला कैपिटल इनफ्लोज आर दिस और प्राइवेट रेमिटेंसेस आर मैचिंग विद दिस। आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये समझ आनी पड़ेगी आपको, तब जाकर इसका आंसर आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ग्रेट दोस्तों, इसका मैं अगला सेशन लूंगा वापस, विच आपको मेन आइडिया के और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, पर आपको बातें समझ में आ गई होगी कि क्या करना है, अप्रोच क्या लेना है, थिंकिंग एबिलिटी क्या है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आपकी कैसे रीडिंग स्पीड, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थिंकिंग स्पीड। बाय वाचिंग दिस वीडियोस यू आर गोइंग टू डेवलप योर थिंकिंग स्पीड एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई ऑल दिस थिंकिंग स्पीड इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड विल रीच टू टॉप NLU। यस और नो, जब आप टॉप NLU में पहुंचे तो NLU में जाकर नितिन सर जिंदाबाद करना भूलिएगा मत। Yes or no? चलिए ग्रेट है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डू नॉट मिस आउट टू स्प्रेड दिस वीडियोस टू एटलीस्ट 10 to 15 ऑफ योर फ्रेंड्स। साथ में देखिए या इंडिविजुअल देखिए और इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करिए, एक दूसरे से बातें पूछिए कि सर ने जो ये पॉइंट बोला था उसका तेरा क्या मतलब था, तुझे क्या समझ में आया, तू और इसके ऊपर क्या इनपुट दे सकता है, ऐसा पूछिए दोस्तों। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।